हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का हिंदी, जो कि हिंदी का किताब का नाम है गोधुली, है ना। गोधुली है भाग 2। और आज हम लोग को पढ़ना है हिंदी गद्य खंड, है ना। गद्य खंड पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, जो कि भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ है। और उनका लिखा हुआ ये एक निबंध है जी, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए कहानी की ओर, निबंध की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनको बाबा साहब कहा जाता था, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। यहीं से देखिए, शुरुआत से ही प्रश्न बनना शुरू हो गया है। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दलित परिवार में। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। किस गांव में हुआ था? महू में, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, ठीक है। सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, जब इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए, ये जो भीमराव अंबेडकर हैं, प्राथमिक शिक्षा जब प्राप्त किए तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए, ठीक है, जो कि अमेरिका में है। फिर वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन चले गए, ठीक है। पहले न्यूयॉर्क गए, उसके बाद कहाँ चले गए जी? लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, देखिएगा, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। तो क्या क्या इन्होंने अध्ययन किया? संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। तो इनका विशेष योगदान देखिए समाज के प्रति है। आप लोग देखते जाइए ये क्या क्या कर रहे हैं। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, ठीक है, इन्होंने इतिहास की खोज भी किया। विधिवेत्ता, ये कानून भी जानते थे। अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, शिक्षाविद थे और धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे, ठीक है। तो पता चल गया। देखिए सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या क्या कार्य किया। कार्य के बारे में विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये मीमांसक थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता भी थे। बनकर उभर गए ये, ठीक है। अपने देश यानी स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। अपने देश में उन्होंने वकालत भी किया, ठीक है। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, समाज में इन्होंने बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए क्या किया? इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए
अथक संघर्ष किया। तो इनका काम क्या था कि देखिए, अछूतों के प्रति, ठीक है, अछूतों के प्रति, स्त्रियों के प्रति और मजदूरों को अपना अधिकार दिलाने के लिए और सम्मान दिलाने के लिए इनका अथक संघर्ष प्रयास रहा। ठीक है, उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। प्रेरक का मतलब है कि ज्ञान मार्गदर्शन कराने वाले। तो हर किसी व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई मार्गदर्शन कराने वाला रहता है। ठीक है, तो इनके भी मार्गदर्शन कराने वाले कौन कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, और कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इनका सही मार्गदर्शन कराने वाले थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें क्या भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप लोग को प्रश्न पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है। तो पहला तो कहा गया है बाबा साहब, उसके बाद इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा गया है। अगर प्रश्न पूछ दे भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा गया है, तो हमारा उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो आज भी पूरा भारत इनको जो है संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1926 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। तो ये भी प्रश्न आपका बन रहा है कि बाबा साहब का निधन कहाँ और कब हुआ? कब हुआ? दिसंबर 1956 में। और कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है, बाबा साहब का निधन दिल्ली में हुआ और दिसंबर 1956 में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं और भाषण हैं द कास्ट इन इंडिया, ठीक है, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ भी प्रश्न आपका बनेगा कि संपूर्ण वाङ्मय, बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? ठीक है, 4 ऑप्शन आपका रहेगा, 19, 20, 21, 22। तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या उत्तर होगा? 21 खंडों में। कितना खंडों में प्रकाशित हुआ जी? 21 खंडों में। अब देखिए, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, ये भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव, क्या नाम है? ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। अब यहाँ भी प्रश्न बन रहा है कि बाबा साहब का जो विख्यात भाषण है क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? तो हम लोग का जवाब होगा ललई सिंह यादव। ठीक है, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया।
क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति नहीं बन सकने के कारण सम्मेलन जो है स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। ठीक है, बाद में क्या किए बाबा साहब, इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेदता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि इनका समाज के प्रति क्या योगदान था और इन्हें क्या कहा जाता है और फिर ये क्या क्या लिखे हैं, सबके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब चलते हैं हम लोग निबंध की ओर। अगर आ जाए प्रश्न कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? निबंध। क्या बोलेंगे? आंसर हमारा होगा निबंध। ठीक है, निबंध होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है और इसी निबंध के बारे में ये विचार किए हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग निबंध के बारे में पढ़ें थोड़ा सा। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रम का मतलब क्या होता है, विभाजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, श्रम का मतलब होता है कार्य। क्या होता है? कार्य, मजदूरी जिसको कहा जाता है। ठीक है, और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। तो ये कहानी, ये निबंध जो है 100 वर्ष पहले की बात है। 100 वर्ष पहले जो है क्या क्या दशा होती थी समाज में, उसके बारे में भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो हैं ये लिख दिए हैं। और ये सबसे नीच कास्ट के लोग थे, नीचे स्तर के लोग थे, ये जाति के महार थे और इनको जो है लोग हीन नजरिए से देखता था। ठीक है, तो इसलिए इसी पर उन्होंने एक निबंध लिख डाला। तो इनका कहना है कि श्रम विभाजन मतलब जैसे कार्य में जो बंटवारा होता है, और फिर ये जाति प्रथा तो पहले से था, तो जाति के आधार पर जो है कैसे काम का बंटवारा किया जाता है और इसके बारे में ये कुछ लिखे हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भीमराव अंबेडकर का कहना है, अंबेडकर जी का कहना है कि आजकल के लोग जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है आजकल के लोगों को। ठीक है, इसके पोषक के कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। कहा गया है समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्या बोलता है? श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका कहना है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन के साथ साथ
श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। देखिए, इनका कहना है कि अगर किसी जाति में अगर ब्राह्मण जाति का पुत्र अगर पैदा हो तो वो ब्राह्मण ही, मतलब वो अगर वेद पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, तो शायद उनका जो कार्य है शायद पहले से ही वो कहा गया है कि अगर वो उनके पिता, उनका वंश जो है पहले से काम कर रहे हैं पूजा पाठ वेद का, तो उनके बच्चे भी यही काम करेंगे। ठीक है, उनके बच्चे भी यही काम करेंगे। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, उसका भी अगर वंशज रिक्शा चला रहा है तो उनके बेटे भी रिक्शा चलाएंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं कहा है। शायद काम जो है, ये आगे बोलते हैं कि अगर हम लोग परिस्थिति के कारणवश समय जैसे बदलता है वैसे हम लोग जो हैं कार्य को भी बदल सकते हैं, इनका कहना यही है। ठीक है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के लिए किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इनका कहना है कि अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन, मतलब जाति के आधार पर अगर काम मिल जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है कि अगर हमारे पूर्वज जो काम कर रहे हैं हम उसी काम को लेकर के चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। केवल कुशल व्यक्ति ही सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ पहले 100 वर्षों की बात है, तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, निबंधकार कह रहे हैं कि जब गर्भ में ही रहते हैं संतान, जब गर्भ में रहते हैं तभी उनका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि उनके घर वाले कहा करते हैं कि आपके पिता अगर पंडित का काम कर रहे हैं, वेद का काम कर रहे हैं, पूजा पाठ का काम कर रहे हैं, तो आपको भी वही काम करना होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जाति प्रथा पेशे का जाति प्रथा पेशे का
तो देखिए, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। ठीक है, इनका कहना है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। ये इनका कहना है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया या तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिल्कुल सही है कहना इनका कि अगर परिस्थिति बदल जाए, अकस्मात परिवर्तन आ जाए, तो हमें पेशा को बदलना चाहिए। न ही कि कहा जा सकता है कि अगर हमारे पूर्वज एक ही काम को लेकर के बैठे हैं, तो हो सकता है हमारा घर परिवार अगर नहीं चल रहा है तो हमें पेशा को बदलना चाहिए। ठीक है, हमें पेशा को बदलना चाहिए। पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। इनका कहना है कि अगर पेशा नहीं बदलाता है, रोजगार नहीं बदलाता है, काम में बदलाव नहीं आता है, तो क्या होगा कि आगे चलकर लोग क्या हो जाएंगे, भूखे मरने के कगार पर रह जाते हैं, भूखे मरने के कगार पर आ जाते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। ठीक है, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखिए, अगर हम पहले से ही जैसे हमारे पूर्वज जो पेशा निर्धारित कर दिए हैं, अगर उसी पेशे को ढोते चले जाएंगे तो शायद हमें बेरोजगारी बढ़ते जाएगी, हमारी बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ते जाएगी, और यही बेरोजगारी जो है एक कारण बन जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न तो दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा जो है हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दावा कर
उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। इन्होंने आर्थिक पहलू को भी लिया, अब रचनात्मक पहलू को भी लेते हैं। मेरे द्वारा, लेखक का कहना है कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे। सभी को वो प्रेरित कर रहे हैं कि अगर मेरे द्वारा जो आलोचना हुई है जातिवाद के कारण, तो उसे सुनकर के आप लोग जो है मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो इनका उत्तर होगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर का उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात, भ्रातृत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारे। ठीक है, भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भ्रातृत्व या भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। इनका कहना है कि ऐसे समाज में बहुविध हितों के लिए सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप है। इनका कहना है कि जैसे दूध और पानी को मिला देने पर जो है कैसे मिश्रण हो जाता है, मिलाने पर भाईचारा का यही वास्तविक रूप होना चाहिए। ऐसे ही भ्रातृत्व का रूप होना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम क्या चीज है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। देखिए यहाँ बहुत सुंदर परिभाषा मिलती है लोकतंत्र का, कि क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। फिर से एक बार, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के। धन्यवाद।